So, welcome to the Exams Made Simple. We have with us Rank 2 UPPCS 2018 Sangeeta Raghav with us, and Thank you, sir. we contacted her so that she can share just a few points about how the examination process is. We won't be bothering her much with the personal stuff because wishes are coming, no doubt for that. And we will be asking just about the examination related stuff from her only. So, welcome to the Exams Made Simple, Sangeeta. And Thank you so much, sir. so, first thing I would like to ask you, हम पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही चलते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस इज अगेन प्री मेंस एंड इंटरव्यू. So, what were the things you were doing specifically for prelims? What were the things you were doing specifically for mains? क्या difference था और किस तरीके से आपने ये किया? सर अप्रोच में जैसे कि प्रीलिम्स में और मेंस में काफी डिफरेंस होता है एंड इट्स लाइक स्विचिंग योर माइंड फ्रॉम वन ट्यून टू अनदर ट्यून. तो जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट. आप जब उसमें क्योंकि टिक करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसके लिए ये होता है कि हम बेसिक जो बुक्स हैं उसको फटाफट से रिवाइज करते रहें और साथ में क्वेश्चंस लगाएं. जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं उस मैं कहूँगी कि वी अप्रोच टू एक्यूरेसी और मतलब ये होता है कि हमारा प्रीलिम्स उतना आसानी से निकलेगा. तो मैं ये कहूँगी कि पहले जो मैं स्टार्टिंग के 6 मंथ्स मैंने गलती की थी कि मैं सिर्फ पढ़ती थी, मैं एनालाइज नहीं करती थी कि मैं कहाँ पे हूँ, कितना नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है. तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने जो फॉलो किया बाद में इज दैट कि मैं हर किताब में से जो टॉपिक्स होते थे, मतलब जो आते ही आते हैं, कुछ ऐसे रॉ टॉपिक्स होते हैं, तो उनमें से मैं ये देखती थी फिर कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्वेश्चंस फिर मैं जैसे घटना चक्र थी मेरे पास, अगर यूपी स्पेसिफिक बात की जाए तो मैंने हर एक घटना चक्र को 4 से 5 बार किया है. उसमें वो क्वेश्चंस भी होते हैं जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी और बाकी सर्विसेज में भी आए हुए होते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि हर टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस हैं. और दूसरा मैं कहूंगी कि क्विक रिवीजन. प्रीलिम्स से पहले आपको किसी भी तरह से अपना कम से कम 1 या 2 बार पूरा सिलेबस आप कितने एफिशिएंटली रिवाइज कर पाते हैं. जैसे कि लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है वो मैं 2 दिन के अंदर पूरा, इतना एफिशिएंट होना पड़ेगा आपके कि 2 दिन में आप पूरी रिवाइज कर लें. जितना जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे उतनी ही आपको कॉन्फिडेंस फील होगा. और यही तो ये मेन चीजें थी. संगीता, वन थिंग मोर कि जैसे आपने कहा कि एफिशिएंट रिवीजन is the key, है ना? तो was some particular method you were adopting for revisions? For example, you were making notes या फिर आपने underline किया या highlight किया, कुछ एक तरीका होता है किसी का. तो what is that makes you to हाँ सर, जब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4, 5 बार किताब पढ़ते हैं हम पॉलिटी की, एंड मैं मुझे लगता है 20 बार भी किताब पढ़िए कुछ नया आपको हर बार मिलता है. तो मेरा यही था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे या मुझे पता चल रहा होता था कि मैं इस चीज को बार बार भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करती थी उसको ग्रीन या किसी दूसरे कलर के हाइलाइटर से मैं डिफरेंशिएट कर देती थी. और जैसे मैंने 5-6 बार जब पॉलिटी की किताब कर ली तो उसके बाद होता है कि अब आपको हर वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. तो मेरा ये होता था कि मैं 3 से 4 बार जो मैंने हाईलाइट किया है मैं सिर्फ उन्हीं को देखती थी. फिर लेकिन अगर मुझे लगा आफ्टर 2 मंथ्स कि नो आई नीड अ क्विक रिवीजन पूरा, तो मैं फिर पूरी किताब भी कर लेती थी. इट्स लाइक दिस. तो ये है कि आप हाईलाइट करें और कहीं ना कहीं नोट कर लें. मेरी जितनी भी किताबें थी मैं वहाँ इम्पोर्टेंट या स्टार मार्क करती थी कि ये चीज मैं भूल रही हूँ, यही इस पे मैं बार बार फंस जाती हूँ. तो ये एक तरीका था कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम से पहले वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम सारी किताबें दोबारा पढ़ सकें. जी. ये तो प्रीलिम्स के लिए था सर. मेंस के लिए मैं कहूँगी कि हाँ सर. नहीं, आप बताओ. मैं वही पूछ रहा था, मेंस के लिए पूछ रहा था. मेंस के लिए ये था कि मेंस के लिए वी हैव अ टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी. अब वहाँ पे आपने जो पढ़ा है उसको आपको एक अच्छे से एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इलैबोरेट, ये सब करना होता है. तो आपके पास थॉट्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, आपके पास अच्छा स्टैट्स होना चाहिए, एंड करंट अफेयर्स. आई थिंक करंट अफेयर्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन. आई ऑलवेज हैड दिस पॉइंट इन माय माइंड कि मैं जब कोई न्यूज़ नोट डाउन करती थी तो मैं हमेशा उसमें अपने मन में, मतलब मैं सोच लिया करती थी कि ये चीज में अगर ये क्वेश्चन आया मेंस में
तो मैं उसको वहाँ ये ऐसे यूज करूंगी। मुझे लगता है ये चीज मुझे बहुत हेल्प करी। तो और जैसे कि मेंस के लिए ये है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप चीजों को याद करें। अब आप हर आंसर पूरा याद नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा कुछ कीवर्ड्स होते थे हिस्ट्री में, जैसे मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में मेरा हिस्ट्री थोड़ा और स्ट्रांग हुआ, तो मैं उसमें यही करती थी कि मैं कीवर्ड्स याद करती थी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स का अगर आप पूछें कि क्या तरीका था उनका, तो जैसे 3P स्ट्रेटजी है उनकी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, ये वर्ड्स आपको याद हैं, आप इससे पूरी लाइन फ्रेम कर जाएंगे। लेकिन वर्ड्स ही मेन याद नहीं है, तो फिर वहां पे आप सोचेंगे। दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने एक सर थे, उनके पास मैं आंसर राइटिंग के लिए जाती थी, अमित सर। तो वो मुझे क्या करते थे, बोलते थे कि आपके पास 8 मिनट है एंड ही विल गिव मी रैंडम क्वेश्चंस, यू नो। तो 8 मिनट के अंदर वो कहते थे तुम्हें जो आ रहा है वो लिखो। तो मैं वो काम करती थी। और मैं जब फर्स्ट डे गई थी, आई क्राइड बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू राइट इंट्रोडक्शन इवन। तो 1 साल के अंदर लेकिन काफी इम्प्रूव किया फिर वहां पे। तो ऐसा होता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड वहां तक कोई भी जा सकता है, लेकिन डिटरमाइंड मुझे ये था कि नहीं आता है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, बट आई हैव टू डू इट एनी हाउ। तो ये एक चीज थी मेंस के लिए। फिर मैं कहूंगी दूसरी चीज होती है सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं डज नॉट मैटर, योर प्रेजेंटेशन मैटर्स। बिकॉज आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आपका जो शीट है वो बोलता है आपके लिए। तो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि जो एग्जामिनर है उसके अंदर से आए कि यार 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे दो इसको ना। तो मेरी राइटिंग अच्छी थी बीइंग अ गर्ल एंड आई यूज्ड टू अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। ये सब चीजें मैं ध्यान रखती थी। और मैं कहूंगी कि जैसे करंट अफेयर्स हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने इसको ज्यादा फैलाया नहीं। I used to conceptualize it in a very small notebook, जिससे मेरे माइंड पे बर्डन ना पड़े। मेरे हर जीएस के लिए, चाहे जीएस के चारों पेपर हो, मेरा चाहे ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, चाहे एस्से हो, मैंने छोटी छोटी बिल्कुल बुकलेट्स बनाई थी। जैसे होता है 10 रुपए वाली कॉपी, मैं वो कहूंगी बिल्कुल। और उसमें मैं बिल्कुल मतलब मेन लाइन लिखती थी और उनको रोज सुबह उठ के, या रिवीजन इज द की। आपने कितना पढ़ा है पर आपको याद कितना आता है, वहां पे दैट मैटर्स। तो मैं यही करती थी कि उसी को बार बार रिवाइज करती थी। और फिर यही होता था कि जब मैं आंसर राइटिंग, जैसे मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू हैव सो मेनी पॉइंट्स एंड यू विल राइट द आंसर डायरेक्टली, तो मैं ये कहूंगी कि आंसर राइटिंग इज द मेन थिंग फॉर मेंस निकालना है तो आप उस पर अच्छे से वर्क करिए। यही सर मेरी मेन चीज थी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि अपन ऐसा मानते, जैसे कि मेरे हिसाब से मैं भी ऐसा मानता हूँ वैसे, कि स्टेट पीसीएस में बहुत कम पढ़ के भी हो जाता है। जैसे लोगों का एक परसेप्शन है कि यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में, जैसे कुछ लोग कहते हैं यूपी पीसीएस में 1-2 किताब ऐसे पढ़ लो तो आपका हो जाएगा, या यूपीएससी के लिए लोग बोलते हैं कि यार आपको बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स। तो ये एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि स्टेट पीसीएस में ज्यादा नहीं पढ़ना होता। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आपने कौन कौन सी बुक्स, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट द ऑथर्स, बट रेफरेंस बुक्स आपने कैसे प्रेफर की, उसके बारे में आप थोड़ा आइडिया दें। सर मैं कहूंगी सबसे बड़ा मिथ है, मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ना पड़ता है उल्टा। बिकॉज जितना आप यूपीएससी में पढ़ रहे हैं, एंड इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट तो आप वो तो पढ़ेंगे ही जो आप यूपीएससी में पढ़ते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस निकालने के लिए हमें स्टेट का भी करंट अफेयर करना पड़ता है। स्टेट में आपकी जितनी भी घटनाएं चल रही हैं वो करनी पड़ती हैं, प्लस स्टेट का जो आपका जीएस पोर्शन है वो भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मेहनत तो उतनी ही होती है, किसी भी तरीके से कम नहीं। जैसे आपने किताबों का पूछा, तो मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगी कि जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो यूपीएससी की तैयारी ही कर रही थी, तो वो सारी मेरे पास थी A to Z। लेकिन आफ्टर 7-8 मंथ्स आई रियलाइज्ड कि किताबें ज्यादा हैं। तो मैंने ये मेक श्योर किया था कि जैसे मैं हर सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक ही किताबें पढूं, ज्यादा उसको ना फैलाऊं। इवन यूपीएससी के में जो जितने भी हमारे लोग बच्चे हैं, मतलब सब यही कहते हैं, एंड दिस इज ट्रूथ, बिकॉज एज ए ह्यूमन वी डू हैव सम लिमिटेशंस एंड वी एक्सेप्ट दैट। तो वो आइडियलाइजेशन, मतलब कि ऐसा अब यू कैन नॉट बी रजनीकांत इन एवरीथिंग, तो ये चीज मैं मानती हूँ पर्सनली। बाकी सर उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहूंगी कि जैसे मेरे को बहुत डिफिकल्टी आई, मैं एक इंग्लिश मीडियम में लिखती हूँ, तो कंटेंट जो था वो सारा हिंदी में था।
ओके मैंने सारी चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट की खुद बैठ के, उसमें मेरा बहुत टाइम गया। सेंसस भी करना पड़ेगा आपको, इंडिया का भी और उस स्टेट का भी, बिकॉज व्हेन यू विल राइट आंसर्स यू विल पुट फैक्ट्स, यू विल पुट डाटा, तो वो करना पड़ेगा। और इतना सटीक याद होना चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े, आपके बस वो पेन से निकले कि आपको पता है एंड दिस इज अ कंपैरिजन, यू नो, ये चीजें थी। तो जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हम लोग जैसे प्रेफर करते हैं, तो वही सारी बेसिक। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी प्लस 1 गुड एटलस। एंड बिकॉज मेरा जो नेट जेआरएफ था वो इन्वायरमेंटल साइंसेस में था, तो मुझे उसके लिए कोई स्पेशल जरूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल आई हैड शंकर आईएएस। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आई वाज हैविंग विजन की एक छोटी सी बुकलेट आती है, इट्स मोर देन सफिशिएंट, यू नो, उसमें इतना दे रखा होता है, तो वो थी। एथिक्स में मैंने क्रॉनिकल किया था, और मैंने कुछ टॉपर्स के, आई डोंट रिमेम्बर नेम, बट मैंने कुछ लोगों की ना, जैसे ब्लॉग्स होते हैं उस तरीके से मैंने थोड़ा देखा था, तो लेकिन मुझे क्रॉनिकल अच्छी लगी। और जहाँ से मैंने तैयारी की थी उन सर ने मतलब बहुत, मैंने 15 डेज क्लास ली थी इसके लिए। प्लस एक किताब आती है ए एन भाटी सर की, ह्यूमन वैल्यूज। यूपीएससी में भी उसमें से क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने रेफर किया था और मैंने किताब पढ़ी, तो वो मुझे लगता है किताब थी। तो मेरा क्या शौक था कि मैं पहले से छोटी छोटी लाइंस को एक पेपर पे अलग लिखती थी, कि उसमें जैसे कुछ बहुत अच्छी, जैसे एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक, यू नो, करप्शन क्वेश्चन आएगा ही, तो जैसे उसमें आया, तो उसमें एक क्रिश्चियन प्रोवर्ब दे रखा था कि नो मैटर, यू नो, व्हाट यू गेन इन दिस होल वर्ल्ड एंड इफ यू लूजेस योर ओन सोल। तो मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद थी, छोटी छोटी ना, कि इससे एक माइंड का मतलब एग्जामिनर पे, उसके दिमाग पे प्रभाव पड़ता है कि आपकी सोच क्या है, रेदर देन कि आप डेफिनेशन वो सब लिखेंगे, एवरीबॉडी नोज दैट। मैं एक और चीज फॉलो करती थी सर, कि जैसे डेफिनेशंस हैं, आप हमेशा स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद करिए। जैसे कि अब पॉवर्टी की अगर डेफिनेशन याद करनी है तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ क्या कहता है आप वो देखिए, ना कि ये कि जो, क्योंकि बाकी बच्चे जर्नल लिखेंगे कि पॉवर्टी क्या है, आप 10 पेज भर दीजिए, लेकिन व्हेन इट कम्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स it has more impact. When I was writing, you know, environmental background questions, then I used to give data from UNEP, UNFCCC and FAO, you know, तो जो भी आपके prominent organizations हैं उनके आप वो लिखेंगे। पॉलिटी में जैसे क्वेश्चंस आंसर की फॉर्मेट में मैंने कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट करते हैं वो बनाया था। मींस के टाइम पे सर मैंने सिलेबस से बहुत ज्यादा स्टिक किया था, मतलब एक भी पॉइंट नहीं था कि जो मैंने सिलेबस में छोड़ा हो, और मैंने कोशिश ये की थी दैट आई शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। ये मेरा एक मतलब था कि मेहनत भी उसमें ज्यादा लगती है। मैंने उत्तर प्रदेश का भी स्पेसिफिक, जैसे टूरिज्म पॉलिसी आई थी और मैंने प्रिपेयर करके गई थी पूरा, तो मैंने उसको इतने सलीके से लिखा था, और जब बाहर मेरे कुछ सीनियर्स थे उन्होंने कहा हम तो छोड़ के आए हैं। दीज थिंग्स क्रिएट डिफरेंस। बाकी सब हर कोई सब लिखेगा, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट नाउ, दे आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क। तो आपको ये सोचना है कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि आपका एक श्योर शॉट हो, मतलब ये सब। So I would summarize what she is saying. बहुत अच्छी बात यहाँ पे संगीता ने बोली है कि आपको दूसरों से अलग लिखना पड़ेगा। This is what मैं भी कई बार ये चीज बोलता रहता हूँ जब भी इनको समझाता हूँ कि जनरल आंसर्स में आपको हमेशा जनरल मार्क्स ही मिलेंगे, आप हमेशा 2-3 नंबर ही पाओगे। अगर जैसे यूपीएससी में भी आई हैव गिवन मेंस, आई हैव सीन मार्क शीट्स आल्सो। सो मैं बता रहा हूँ कि यू पीपल हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, यू पीपल हैव टू बी डिफरेंट इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। What she is saying that कि जो क्वेश्चन दूसरों ने छोड़ा वो आपने अटेम्प्ट किया। So these small things make huge difference. रिवीजन के बारे में उन्होंने बोला, तो रिवीजन आप लोग बिल्कुल करते रहना। कीवर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि जैसे जो वर्ड्स हैं की पॉलिसी होगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वेरी गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया संगीता। एंड ये सब समझ में आ रहा है आपको देखकर कि आपने काफी मेहनत की एंड यू आर थॉरो विद द स्ट्रेटजी दैट यू फॉलो। एंड सबसे अच्छी बात है मतलब जैसे जी आप कैरी ऑन करो सर। यही था ओके सर, मैं यही कहूंगी, जैसे मैंने अपने 1-2 इंटरव्यूज में बोला कि मैंने 4 to 5 आवर्स डेडिकेटेड स्टडी करती थी, और मेरे साथ एक चीज है
मैंने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम देखी है कि वो पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में ना थॉट्स आते हैं, जैसे कि आप कुछ पहले का सोच रहे हो या फ्यूचर का सोच रहे हो, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू नो। तो मेरे साथ ये था कि बिकॉज ऑफ माई सम ऑफ माई प्रैक्टिसेस आई वॉज इन्वॉल्व इन योग, मेडिटेशन एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स। मतलब मैंने सिर्फ अपना ध्यान जो है सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं लगाया, मैं और भी चीजों में इन्वॉल्व रहती थी, बिकॉज मेरे लिए मेरी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड एज ए ह्यूमन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर इनसाइड। तो मैं ये कोशिश करती थी कि मैं अंदर से ठीक रहूं पहले तो जब मैं पढ़ती थी तो मेरा ध्यान जो है वो पढ़ाई में ही लग जाता था। इट्स लाइक आई एम टोटली इन्वॉल्व इन दैट, मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं चलते थे, तो मेरे लिए 5 घंटे की स्टडी अच्छी रहती थी। दूसरी चीज ये कि मैंने घर पे 8 से 10 साल जैसे ट्यूशन पढ़ाया है। अब मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है वो एक्स्ट्रा मेहनत करे। मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है, तो मुझे बेसिक किताबें जैसे ज्योग्राफी की हुई और आपका जो भी साइंस मतलब टच वाली किताबें हैं, ज्योग्राफी है आपका, एनवायरमेंटल साइंस है, साइंस एंड टेक, पेपर 3 मेरा इतना स्ट्रांग था बहुत ज्यादा। तो मैं ये कहूंगी कि मैं इस बात को जानती थी। तो जैसे अगर कोई दूसरा नॉर्मल बच्चा होगा वो शायद 10-12 बार ज्योग्राफी पढ़ेगा, मैं 2 बार 3 बार में मुझे पता है कि आई विल बी एबल टू कवर इट अप। तो आपको अपने यू नो बोथ स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट पता होने चाहिए। हिस्ट्री में मुझे पता था कि मेरा हाथ थोड़ा ढीला है तो मैं वहां ज्यादा मेहनत करूंगी, यू नो। तो सबकी स्ट्रेटेजी इसीलिए कहा जाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी इज यूनिक फॉर अ पर्सन। तो ये चीज सब बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। सो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शनल। सो वेरी बहुत उससे मैं पूछूंगा कि क्या हाउ शुड अ पर्सन सेलेक्ट एन ऑप्शनल, मतलब क्या लगता है आपको? सर जैसे मेरा बैचलर्स जो है वो लाइफ साइंस में है एंड मेरा मास्टर्स जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में है, मेरा JRF भी है इन्वायरमेंटल साइंस में। आई ऑल्सो हैड जॉइंट PhD इन JNU। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, जैसे कि मैंने बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट होता नहीं है, तो ये मेरे पास ऑप्शंस थे, बट आई चूज एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले यही देखा था, इन 3 सब्जेक्ट्स का मैंने सिलेबस उठाया था और मैंने सबसे पहले जो एक एस्पिरेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि आप मार्क्स किस में खींच पाएंगे, यू नो, आप फैच किस में कर पाएंगे। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ गए कि जिसके बारे में आपको नहीं आता बट यू विल बी एबल टू राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इस चीज पे ध्यान दिया था। प्लस मेरे अंदर कुछ ना एक हमेशा ये था कि मुझे कुछ नया सीखना है। जूलॉजी बॉटनी इतने साल पढ़ा था तो ये था कि मोनोटोनस हो जाता, तो मैंने एग्रीकल्चर ले लिया था। मैंने कोचिंग भी ली थी ऑप्शनल की इवोल्यूशन से, बट इतना हेल्पफुल इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज मैंने साथ में पढ़ाई उस टाइम नहीं की थी, आई वॉज बिजी इन अदर थिंग्स। तो मैंने फिर से 0 से स्टार्ट किया। ऑप्शनल के लिए मैं कहूंगी कि 2 चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट इज यू शुड बी रेडी टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऑप्शनल रिक्वायर्स वेरी डिटरमाइंड टाइम एंड यू नो एवरीथिंग, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी ये चीज के ऑप्शनल के लिए यू शुड बी हैव इंटरेस्ट इन योरसेल्फ, आपका उसको मन करे बार बार पढ़ने का कि कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, यू नो दिस थिंग। तो एग्रीकल्चर इसलिए मैंने चूज तो कर लिया था, बट नाउ आफ्टर मेंस जब मैं मेंस देके आई तो मेरा 20 से 30 मार्क्स का पेपर छूट चुका था बिकॉज सब्जेक्ट जो होता है मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, आप कह सकते हैं इट वॉज नॉट माई डे लास्ट पेपर में। तो आई वॉज डाउटफुल कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, बट वो लास्ट पेपर थोड़ा हो गया था गड़बड़। तो मैं एक चीज कहूंगी कि एक तो सिलेबस देखिए, मेरे सब्जेक्ट में क्या था कि पेपर बहुत ही थोड़ा इस बार अनकन्वेंशनल आ गया था, बट थैंक्स टू माय ट्यूशन डेज जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो माइटोसिस मियोसिस के साइकिल के डायग्राम तक बनवा लिए थे उन लोगों ने, जो कि मेरे सिलेबस में कहीं मेंशन्ड एज सच नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो मैं उस चीज को भी अच्छे से लिख पाई थी। और दूसरा ये कि आप उसमें मतलब ये कहूंगी कि शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, बिकॉज जब हम मेंस देते हैं तो वी डोंट हैव मच टाइम फॉर रिवीजन कंटिन्यूअसली। आपको पता ही है कि एक पेपर के बाद दूसरा पेपर, नेक्स्ट डे अगेन यू हैव टू फेस 2 एग्जाम्स, यू नो। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैंने अपने ऑप्शनल के लिए 20-20 पेज की पेपर 1 एंड पेपर 2 छोटी छोटी बुकलेट्स बनाई थी,
उससे ये होता था मेरे साथ कि पेपर से पहले मैं उनको फटाफट से देख लेती थी, तो उससे क्या होता है, एक तरह से मैं मानती हूँ कि सूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में, यू नो एवरीथिंग, यू नो, एंड जो भी आएगा आई विल बी एबल टू टैकल इट। तो मैं इस तरीके से अपने ब्रेन को मैसेज दिया करती थी कि नहीं, जो भी आएगा तुझे सब आता है, आता ना हो बेशक, बट यू हैव टू से दीज काइंड वर्ड्स टू योरसेल्फ, जो भी होगा आप कर लोगे जी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लॉ, और यही कहूंगी कि ऑप्शनल रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जी जी, जी this is what we call law of attraction, means you have to feel that you are becoming an IAS or you are becoming whatever thing you are striving for, you have to attract that thing towards yourself. So if you want to get good marks, you have to think about that you are getting good marks, you know everything. So that's a very good thing. So just a few now we have discussed about pre and mains. Now I would like to ask you about the interview questions which were there. क्या कैसे पूछा, कुछ जो भी 4-5 क्वेश्चन जो आपको लगे सब इंटरव्यूज की, हाँ ऐसे क्वेश्चन बताना आप जी, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगा। ओके हाँ, मैं इंटरव्यू से सब पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पढ़ाई इतनी की थी, तो हम लोग गांव में थे अपनी दादी जी के साथ, तो मैंने सोचा था, मुझे एक ना कहीं ये चीज थी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, लेकिन मम्मी हमारे पर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब जैसे होता है ना, आप कुछ चीजें पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी इंटरव्यू के लिए पहले से ही, लेकिन जस्ट इंटरव्यू की जब डेट आई तो मुझे टाइफाइड हो गया, और बहुत सीवियर टाइफाइड हुआ था, मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैं अंदर से मतलब ये हो गया था कि मेरी की कराई मेहनत पे सब पे पानी फिर गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लकीली ड्यू टू लॉकडाउन माई इंटरव्यू शिफ्टेड 1 मंथ, यू नो, आगे चला गया। तो उस मीनवाइल मुझे टाइम तो मिल गया था, लेकिन मेरी हेल्थ उतना, या आप कह सकते हैं इतना इम्प्रूव नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगी कि इंटरव्यू में डजंट मैटर व्हाट यू नो एंड व्हाट डज, मतलब आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती है। ये मैंने इंटरव्यू में पैनल में जाके फील किया। दे पीपल वर सो काइंड, सो हम्बल, एंड यू नो, मैं जैसे ही एंटर की तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा मुझे नहीं आता था। I said I'm really very sorry sir। उन्होंने अथॉरिटी एंड पावर में डिफरेंस पूछा था। मैंने अंदर सोचा था आंसर कि कुछ इंडिविजुअल और कुछ उससे रिलेटेड होगा, लेकिन मैंने बोला नहीं बिकॉज आई वाज नॉट श्योर। तो मैंने आई एम सॉरी सर बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज में क्या डिफरेंसेस हैं 3 बताओ, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं, सबका मैंने जवाब उनको अच्छे से दिया था। दे वर हैप्पी। कहूँगी कुछ क्वेश्चंस थे जो जैसे कि मेरे सब्जेक्ट से ही मेरा पूरा जो इंटरव्यू था वो ओरिएंटेड था। एग्रीकल्चर से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कितना % है जीडीपी का एंड एवरीथिंग, फैक्चुअल मतलब। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेस से, क्योंकि मेरा जीआरएफ था उसमें मुझसे पूछे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड इन माय इंटरव्यू वाज, पैनल वाज यू नो बहुत इस बात पे स्टिक कर रहे थे कि यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, आप हिंदी में तो बात कर ही नहीं रही हैं, एंड यू आर कमिंग टू उत्तर प्रदेश एंड हाउ विल यू वर्क, क्या आपके लिए कोई ट्रांसलेटर रखा जाएगा? तो इस तरीके से उन्होंने मतलब कि बोला था। तो मुझे पहले थोड़ा स्माइल आई, और फिर मैंने उनको बोला कि नहीं सर, मैं हिंदी बोलने में भी सक्षम हूँ, और फिर मैंने हिंदी में बात की। लास्ट जो क्वेश्चन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिंदी टेस्ट कर ली जाए। तो सर मेरा कल्पराज सर का बोर्ड था, एंड यू नो आई वाज विशिंग कि मुझे यही बोर्ड मिले, एंड लकीली आई गॉट दैट बोर्ड। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। तो मैं जब लास्ट में मुझसे यही पूछा उन्होंने कि आपकी हिंदी टेस्ट कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ सर कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि गांव में 2 गुट हैं, किसान परिवार हैं अलग अलग, और उनमें किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई में एक गुट का किसी किसान का एक बेटा मारा जाता है। तो आपके पास सीएम का कॉल आया है, और आपसे कहा गया है कि ये पकड़िए चेक और जाके उसको सांत्वना देके आ जाइए उस बच्चे के फादर। फिर कहते हैं कि मान लीजिए कि उस बच्चे का फादर मैं हूँ, और आप मुझे हिंदी में सांत्वना दीजिए, और कैसे पैसे देंगी वो मुझे बताइए जी। तो सर अंदर से बताऊं तो लिटरली मैं डर गई थी, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात कर रही थी और उन्होंने मुझे एकदम बोला कि आप हिंदी में बोलिए। तो थोड़ा डर हुआ था एक बार। अब मैं उस टाइम पहले तो मैं पॉज लिया मैं 2-3 सेकंड का, तो मैंने अंदर सोचा कि या शायद सच में मेरी हिंदी टेस्ट करना चाह रहे हैं या कुछ और।
तो पहले जो मेरे माइंड में आया मैंने उनको वही बोला। तो मैंने उनको बोला कि सर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे पास कुछ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी, सबसे मैं आपको जरूर ये जो आप कह रहे हैं मैं करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये देखूंगी कि ये ऐसा क्यों हुआ, कौन इसमें आरोपी था, और उनके ऊपर पूरी मतलब वो की जाएगी। तो जो साइड में सर थे वो हंसने लगे। तो लेकिन इतने में अब उनको थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, कहते नहीं सांत्वना तो तुम्हें देनी पड़ेगी, अब हिंदी में तुम बोलो। एंड फिर मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज स्टिल आई वाज डाउटफुल कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक एक्चुअली, ओनली माय हिंदी और समथिंग एल्स। तो साइड में एक एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट ही थे, उन्होंने थोड़ा मुझे बोला कि तुम डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारी हिंदी ही चेक कर रहे हैं, इनका कोई और पर्पस नहीं है। तो हाँ, उन्होंने कहा था, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ इनडायरेक्ट हेल्प यू कैन से। तो मैं फिर मैंने थोड़ा सांस ली, या तो मैंने एक गहरी लंबी सांस ली, और क्योंकि सांत्वना देनी थी तो आपकी ना फेस पे, बॉडी लैंग्वेज में वो भाव भी दिखाई देना चाहिए कि यू आर सिंपैथेटिक विद समवन, तो मैं कहूंगी जो मेरे आर्गुमेंट्स हुए वो मेरे फेवर में थे। इतने में फिर मैंने कहा ठीक है सर मैं बोलती हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि सर मुझे दुख है कि आपके बेटे का इस तरीके से अकस्मात मतलब मृत्यु हो गई है, और हम कोशिश करेंगे, प्रशासन के द्वारा कोशिश की जाएगी कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें किसी मासूम की ऐसे जान चली जाए। और मैंने कहा ऐसे इस पैसे से मैं जानती हूँ कि आपके बच्चे का जीवन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी कुछ सहायता हो पाएगी। इतना ही मैंने बोला था, तो इतने में वो खुश हो गए थे, एंड ही वाज लाइक ओके ओके ठीक है। एंड लास्ट में फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो, बिकॉज आई वाज नॉट फ्रॉम यूपी एंड आई डोंट वांटेड टू डिस्क्लोज फ्रॉम वेयर आई एम। तो मैंने उनसे सिर्फ पॉज लेके यही कहा था आराम से कि सर आई एम नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और मैं चुप हो गई थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ, तो it was there where my interview ended. तो खुश थे, and I was also happy with the kind of interaction that we had. तो interview was very good. So एक नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आप you are from Haryana, if I'm not wrong, you're from Haryana, no? So now so how does it feel now that you will be working in UP for some time? So what is the feeling? And so I'm very happy because this is not accidental, I would say. This is all planned, ये ऐसा नहीं है कि मेरी गलती से वहाँ सिलेक्शन हो गया है, मैंने प्लान किया था। इवन अगर मैं आगे मतलब मेरा भी कोई ऐसा ट्रुथफुली प्लान नहीं है यूपीएससी का, लेकिन इवन इफ आई मैं देती हूँ आगे, तो भी मैं उत्तर प्रदेश कैडर ही भरूंगी, ये मैं जानती हूँ। ये क्योंकि एक मैं मानती हूँ पर्सन का अपने साथ ट्रुथफुल रहना जरूरी है। और मुझे मतलब उत्तर प्रदेश में मेरे साथ बहुत सारी पॉजिटिव घटनाएं भी हुई हैं, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। वहाँ पे एक चीज पॉजिटिव है कि अगर आप लोगों से कुछ कहते हैं, दे आर मोर रिसेप्टिव, वो सुनते हैं। और मुझे ये चीज वहाँ बहुत अच्छी लगती है। प्रेम भाव जो है लोगों में अभी भी है, बहुत ज्यादा है। अगर मैं थोड़ा मतलब देखूं तो ये सब चीजें मुझे मतलब मैं देखती हूँ कि आपको कहीं वर्क करना है, यू जस्ट सी द पॉजिटिव साइड एंड जस्ट गो देयर, तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड आल्सो। आवर लास्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आर यू प्लानिंग फॉर यूपीएससी एंड what different strategy are you following for UPSC? क्या आपको लगता है कि हाँ ये चीज मैंने उसमें नहीं की है? सर यूपीएससी के लिए जैसे मैं भी जानती हूँ कि एक डिफरेंस जो होता है इज दैट यू हैव टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ओनली ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ, बिकॉज उसकी एक अलग पैटर्न है, उसका एक स्ट्रेटेजी है, ये मैं जानती हूँ, मुझे इसका आभास है। और अगर यूपीएससी निकालना है तो उसके लिए मैं कहूंगी हर एक एस्पिरेंट से जो डेडिकेटेडली यूपीएससी में लगा हुआ है, तो आप सिर्फ यूपीएससी के ही क्वेश्चन पेपर्स करिए, पहली चीज। दूसरा, आप जैसे बाहर की टेस्ट सीरीज भी करते हैं तो आप जितना भी कुछ लगा रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। और अपनी प्रिपरेशन को दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक होता है स्टैटिक पोर्शन और एक होता है आपका करंट अफेयर्स बेस्ड। तो हाउ विल यू बैलेंस, एंड मैं कहूंगी आप खुद में देखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मेरा मानना है कि आपका स्टैटिक तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी में देयर इज कोई वो नहीं है, तो ये स्टैटिक पोर्शन अच्छा होना चाहिए और आपका साथ में करंट अफेयर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यू हैव टू बी अपडेटेड। और मैं कहूंगी करंट अफेयर्स को आप क्वेश्चन को करने में कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने देखा है कि जैसे करंट अफेयर्स से ही वो क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, ऐसा एक स्टेट था। तो उसी टाइम एक पोटैटो के ऊपर केस चला था कि कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने यूज कर ली थी वैरायटी। तो अगर वो न्यूज से कोई पर्सन अपडेटेड है तो आपको पता होगा कि देर ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। और सिर्फ वो एक ही काटते हुए एलिमिनेट करेंगे, यू विल रीच टू द आंसर। आई विल से दीस आर द मेन थिंग्स फॉर यूपीएससी। जी, वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड फॉर यूपीएससी आल्सो। आई वुड लव टू सी योर नेम इन द लिस्ट। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका नाम यूपीएससी की लिस्ट में रहता है तो। एंड थोड़ा डिफरेंस तो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफरेंस नहीं है। फ्रॉम यूपीपीसीएस टू यूपीएससी इट्स अगेन अ वेरी लॉन्ग जंप की लेनी पड़ेगी आपको। बट आई विल से दैट कि वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि यू शुड नॉट स्टॉप एट एनी मोमेंट। नो मैटर हाउ हायर यू रीच, यू शुड ऑलवेज रीच हायर, क्योंकि अभी बहुत लंबी लाइफ है। एम फॉर द हायर, यस, you have very जी huge potential to clear this examination. All the best from our side. जो भी आपकी हेल्प हमसे हो सकेगी, we will be ready to help. एंड जो भी आप हेल्प कर सकोगे किसी और की, जो भी आप मतलब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू रीच एट सम पोजीशन देन यू हैव बीन थ्रू एन फेज ऑफ एस्पिरेंट। जैसे मैं भी एक एस्पिरेंट के फेज से ही होके गुजरा हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मोटिव ये रखना कि जब भी किसी की हेल्प कर सको, क्योंकि अभी आपके साथ होगा कि मेनी पर्सन्स विल मैसेज यू कि मैम ऐसा मैम वैसा। एंड एक बार हम जब पहुंच जाते कहीं पे तो अपने को लगता है कि यार मतलब we tend to start ignoring all these things. But मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि don't become a celebrity, just be an aspirant. No, I should not forget my own days, you know. Yeah. Obviously. मैं बता रहा हूँ कि I am also in the services only, and I will say that one thing कि aspirant phase is the best phase of your life. And मैं आज भी मैं यही बोलूँगा कि I'm still learning. I asked so many questions from you. And few things I thought कि यार हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी चीज है, ये चीज बहुत अच्छी चीज है. So few things I am learning from you. So this is a learning thing that should go on, and very good. Yes. Do help whosoever you can help. And डिप्टी कलेक्टर की No, I will try my level best, sir. I will try. Yes. Sure. And I also thanks Exams Made Simple because जैसे you know मैं आपके प्लेटफॉर्म से 2017 के मिड से ही जुड़ी हुई थी. You will be surprised to know जब मैंने मतलब ज्वाइन किया था चैनल, आपके सब्सक्राइबर्स were less than 5K. And but you know the kind of the positivity a person feels. आपको पता होता है कि यहाँ से एक अच्छी चीज आपको मिल रही है. तो मैं खुद इस चीज में बिलीव करती हूँ कि हमेशा ग्रेटफुल रहना एंड अप्रिशिएट करना जहाँ से भी जो अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत जरूरी है ताकि आगे भी और बच्चों को सही डायरेक्शन मिले. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो आई थैंक यू एंड एवरीवन हु हैज हेल्प्ड मी टू बी हियर. थैंक यू संगीता. एंड मुझे लगता है कि यूपी में जो भी कोई काम पड़ेगा हम लोग का, तो वी विल बी आस्किंग यू ओनली to help us some way or the other. Okay, so that's thank you sir for considering me. That's very good of you. And keep working hard. Just यही एंड मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं. आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी साइड से, क्योंकि they will be taking the most benefit of your powers. This is what happens when a person become an officer. It is the family members who think that they are at that post. सबके साथ ऐसा होता है. So congratulations to them also. And अच्छा काम करोगे आप. Keep working hard for UPSC also. Okay sir, thank you so much sir. So that is it. We will be ending this session now, है ना? Thanks a lot for being with us, and thanks for giving your precious time. Thank you.